हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे का जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं क्षेत्रवाद को। तो क्षेत्रवाद, इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो क्षेत्रवाद का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की वह भावना जिसके द्वारा लोग अपनी एक विशेष भाषा, विशेष संस्कृति, विशेष इतिहास, व्यवहार, प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र के निवासियों से अपनापन रखते हैं तथा अपने आप को उस क्षेत्र का मानते हैं। यह क्षेत्रवाद कहलाता है। सरल भाषा में आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो सरल भाषा में आपको याद रखना है कि अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होना। आ रहा समझ में? अपने क्षेत्र में जो भाषा चलती है, जो संस्कृतियाँ होती हैं, इतिहास होता है और वहाँ से संबंधित जो भी व्यवहार होता है, ठीक है, और उससे संबंधित ये निवासी, ये लोग अपना लगाव रखते हैं, उसे हम क्षेत्रवाद कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको याद रखना फ्रेंड, क्षेत्रवाद का अर्थ। अब इससे संबंधित कुछ विद्वानों के मत हैं। तो इसमें देखिए, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, तो इसके अनुसार क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है? तो क्षेत्रवाद में एक व्यक्ति विशिष्ट उपराष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है, जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति, पृष्ठभूमि या हित है। ये किसके अनुसार है? ये वेबस्टर के अनुसार होता है। इसके बाद में फिर अगला आता है बोगार्ड के अनुसार। तो बोगार्ड के अनुसार इसका क्या होता है अर्थ? तो बोगार्ड ने कहा है कि क्षेत्रवाद स्थानीय इकाइयों के एकीकरण के रूप में विकसित हो सकता है। अपनी क्रियाशीलता में राष्ट्रीयता, एकता का एक विशेष पक्ष हो सकता है। ये बोगार्ड के अनुसार क्षेत्रवाद का अर्थ होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें क्षेत्रवाद की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, इसमें क्षेत्रवाद की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता होती है स्थानीय देशभक्ति। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो यह मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। दूसरा होता है पक्षपात की भावना और तीसरा होता है सांस्कृतिक अंतर। इसके बाद फिर चौथा होता है समझा हुआ व्यवहार और पांचवा होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये क्षेत्रवाद की विशेषताएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो हो सकता है आपसे 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्षेत्रवाद की विशेषताएं बताइए। तो अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं आपको बताना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसको सबको हम डिटेल में आपको समझाते हैं। तो पहला देखिए, इसमें क्षेत्रवाद की विशेषताओं में स्थानीय देशभक्ति। ठीक है, अब स्थानीय देशभक्ति, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि क्षेत्रवाद एक प्रकार के स्थानीय देशभक्ति ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने अपने क्षेत्र से लगाव होता है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसको उसकी भूमि से, उसके क्षेत्र से, उसकी संस्कृति से, उसकी भाषा से, उसकी परंपराओं से आदि से उसे बहुत लगाव होता है। आ रहा समझ में? और वह अपने ही क्षेत्र का विकास और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का विकास करना चाहेगा। आ रहा समझ में? उन लोगों की उन्नति का प्रयास करता रहेगा। ये इसे कहते हैं स्थानीय देशभक्ति। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है पक्षपात की भावना। तो इसमें लोगों की भावना पक्षपातपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश का निवासी उत्तर प्रदेश के विकास की ही बात करता है, चाहे अन्य प्रांतों में कोई विकास हुआ हो या ना हुआ हो। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने स्थान का रहन सहन, खान पान, भाषा, प्रथाएं, संस्कृति आदि को पक्षपात की भावना के कारण श्रेष्ठ समझता है, जबकि अन्य स्थानों को हेय समझता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए, इसमें अगली विशेषता इसकी होती है सांस्कृतिक अंतर। अब सांस्कृतिक अंतर, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ देखिए कि क्षेत्रवाद की यह विशेषता होती है कि जिन क्षेत्रों में संस्कृति, भाषा में जितना अधिक अंतर पाया जाता है उतना ही क्षेत्रवाद भी अधिक पाया जाएगा।
आ रहा समझ में। जैसे अपन देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, तो अगर सांस्कृतिक अंतर भी पाया जाएगा, संस्कृतियां अगर भिन्न भिन्न होगी तो वहां पर भी क्षेत्रवाद होगा। एक इसका उदाहरण देखिए आप, तो उदाहरण है कि भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। उत्तर भारत की संस्कृति अलग होती है, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग होती है। इसी कारण इन क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की भावना उतनी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संस्कृति कुछ मिलती जुलती है, तो यहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना उतनी नहीं पाई जाएगी, क्षेत्रवाद की भावना कम होगी। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु की, तो दोनों ही प्रदेशों की संस्कृति अलग है। अब दोनों ही प्रदेशों की संस्कृति अलग है, तो फिर यहाँ पर दोनों ही राज्यों में क्षेत्रवाद की भावना पाई जाएगी। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अपने उत्तर प्रदेश से लगाव रखेगा, तमिलनाडु का व्यक्ति तमिलनाडु से लगाव रखेगा। तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिलनाडु की संस्कृति पसंद होगी, उत्तर प्रदेश की संस्कृति उसे पसंद नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की संस्कृति पसंद होगी, तमिलनाडु की संस्कृतियां उसे पसंद नहीं आएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। तो सांस्कृतिक अंतर अगर ज़्यादा होगा तो उससे भी क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें समझा हुआ व्यवहार। तो क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। आ रहा समझ में। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वह उस क्षेत्र की संस्कृति, भाषा, शिष्टाचार के नियम, विशेषताएं आदि को प्रारंभ से ही समझता रहता है, जिससे वह केवल अपने ही क्षेत्र की समस्याओं, भाषा, प्रथाओं आदि के बारे में जानता है। अतः वह उन्हीं से संबंधित दृष्टिकोण का भी प्रचार प्रसार करता रहता है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तो देखिए इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसका अर्थ यह है क्षेत्रवाद के संदर्भ में कि सरकार तथा संगठनों में किसी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक होता है, अर्थात अधिक सदस्य होते हैं तो उनमें क्षेत्रवाद कम पाया जाता है। यदि सरकार या संगठन में कम लोग प्रतिनिधि होते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रवाद अधिक पाया जाता है। आ रहा समझ में फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्षेत्रवाद की विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद में क्षेत्रवाद के कारण क्या हैं, तो क्षेत्रवाद का पहला कारण होता है ऐतिहासिक कारण। ठीक है। अब ऐतिहासिक कारण में देखिए इसमें क्या होता है कि इतिहास में आर्यों के द्वारा द्रविड़ों को दक्षिण की ओर धकेल दिया गया था, या जब आर्यों के बीच में और द्रविड़ प्रजाति के बीच में जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो द्रविड़ लोग साउथ में या दक्षिण में चले जाते हैं और विभिन्न उत्तरी भाग के राजाओं ने दक्षिण के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। तब से उत्तर और दक्षिण में कुछ न कुछ भेदभाव अवश्य बना रहता है। इस ऐतिहासिक भावना से उत्तर दक्षिण के लोगों में अब भी क्षेत्रवाद की भावना बनी रहती है। आज भी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों को दक्षिण जो क्षेत्र हैं या दक्षिणी राज्य है उनसे ही उन्हें लगाव होता है, उत्तर भारत के राज्यों से उन्हें लगाव नहीं होता। ऐसे ही जो उत्तर भारत के लोग हैं तो उन्हें उत्तर भारत के राज्यों से या उत्तर भारत के क्षेत्र से ही लगाव होता है, दक्षिण भारत के क्षेत्र से लगाव नहीं होता। तो ये ऐतिहासिक कारणों में भी ये कारण है, या ऐतिहासिक कारण ये पहला कारण है क्षेत्रवाद का। इसके बाद देखिए अगला है आर्थिक कारण। तो इसमें क्या है आर्थिक कारण, तो जहां भी आर्थिक शब्द आता है तो आप समझ जाना कि सीधे रुपए पैसों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है, तो आर्थिक कारण है यहाँ पर कि आज का युग अर्थ प्रधान है, पैसा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। आ रहा समझ में। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, पैसा कोई भी काम करवा सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो छोटा सा छोटा कार्य भी आप या फिर बड़ा सा बड़ा कार्य भी आप शीघ्रता से कर सकते हो। ठीक है, घंटों का काम मिनटों में होता है अगर आपके पास पैसा है तो देखिए यहाँ पर आज का युग अर्थ प्रधान है, अतः किसी भी देश के लोग अपने क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं
उन क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। आ रहा समझ में? तो हम देखते हैं कि जैसे कुछ गरीब क्षेत्र हैं और कुछ अमीर क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए हमारे भारत में कुछ विकसित राज्य हैं और कुछ पिछड़े हुए राज्य हैं। ठीक है, अब जो विकसित राज्य का व्यक्ति है तो वह विकसित राज्य में रहना पसंद करेगा, उसकी तारीफ करना पसंद करेगा, और जो पिछड़े राज्य उसकी तारीफ करेगा वह नहीं करेगा। पिछड़े राज्य में जो लोग रहते हैं तो ज़्यादातर परिस्थिति में उनको अपना ही क्षेत्र अच्छा लगता है, क्योंकि विकसित राज्यों में अगर निवास करते हैं तो हो सकता है कि विकसित राज्य के लोग उस पिछड़े हुए राज्य के व्यक्ति की आलोचना करें, जिसके कारण उसके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना उत्पन्न होती है। फिर तो आर्थिक कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में एक कारण रहा है। इसके बाद फिर देखिए आगे अगला आता है भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर। भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर, इससे तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य यह है कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियां प्रत्येक प्रांत में अलग अलग होती हैं, प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हैं, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण उन क्षेत्रों की समस्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं या अलग अलग होती हैं, और इन समस्याओं को वही लोग समझते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर रहते हैं। और जब सरकार द्वारा इन समस्याओं के निराकरण हेतु कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो वहाँ के निवासी अपनी समस्याओं एवं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संगठन बनाकर सरकार से मांग करते हैं। इससे फिर क्षेत्रीयता की या क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अगला कारण आता है राजनीतिक कारण। इसका अर्थ क्या होता है? तो जो स्थानीय राजनेता होते हैं, तो स्थानीय राजनेता अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जनता में क्षेत्रवाद की भावना को भड़काते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो राजनेता होता है या जो नेता होता है वह कुछ इस प्रकार की बातें जनता के समक्ष बोलता है जिससे लोगों के मन में या वहाँ की स्थानीय जनता के मन में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, जनता नेताओं के बहकावे में आकर अपने क्षेत्र से संबंधित अनेक समस्याएं उठाकर क्षेत्रवाद की भावना का विकास करती है। उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली दल, ठीक है, इसके कारण क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। अकाली दल बातें इस प्रकार की करता है। इसके बाद फिर ऐसे ही मिजोरम का मिजो फ्रंट, नागालैंड का नागा दल आदि ऐसे पार्टियां आदि ऐसे दल हैं, ऐसे संगठन हैं हमारे देश में जिसके कारण वहां के लोगों के मन में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है मनोवैज्ञानिक कारण। अब मनोवैज्ञानिक कारण इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसमें मनोवैज्ञानिक कारण में कि प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने के पक्ष में होता है। हमेशा देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को देखिए कि वह अपने ही क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहेगा, दूसरे क्षेत्र को नहीं। जो जिस क्षेत्र में रहता है, जो जिस क्षेत्र का नेता है, वह नेता अपने क्षेत्र का विकास सर्वप्रथम करता है और वह अपने क्षेत्र को उन्नत बनाने का प्रयास भी करता है। और अपने क्षेत्र की उन्नति चाहना कोई दोष भी नहीं है, किंतु जब यह भावना इस स्तर तक पहुंच जाती है कि क्षेत्र की तुलना में जब व्यक्ति राष्ट्रीय हित को तुच्छ समझने लगता है, क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है, पूरे राष्ट्र का विकास नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगती है। आ रहा समझ में? वह व्यक्ति जब अपने क्षेत्र का हित ही श्रेष्ठ समझता है, दूसरे क्षेत्र का हित श्रेष्ठ नहीं समझता है। जब व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आ जाए कि हमें तो अपने क्षेत्र का विकास करना है, दूसरे क्षेत्र से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्षेत्रवाद ही होता है। ठीक है, और जब ऐसी भावना व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने लगती है तो वहाँ से क्षेत्रवाद जैसी भावनाएं व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे भारत का विकास करना चाहिए, पूरे भारत के विकास में हमें योगदान देना है। किसी एक राज्य का विकास करने से भारत विकसित नहीं हो सकता। भारत के सभी राज्यों का जब विकास होगा तब भारत विकसित कहलाएगा। इसके बाद फिर आगे देखिए सांस्कृतिक कारण। इसका अर्थ होता है कि देश में जितनी अधिक सांस्कृतिक भिन्नता होगी, क्षेत्रवाद उतना ही अधिक होगा। उदाहरण, भारत में उत्तर प्रदेश में
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, इसके बाद फिर केरल, कर्नाटक आदि के क्षेत्रों में रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं, भाषा, वेशभूषा आदि इनमें बहुत भिन्नता पाई जाती है, जिससे व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए आगे इसमें अन्य कारण। तो अन्य कारण में क्या है कि इसके अंतर्गत अनेक ऐसे भी कारण हैं कि जिनसे क्षेत्रवाद का विकास होता है या क्षेत्रवाद जैसी भावना उत्पन्न होती है। तो उदाहरण के लिए देखिए, इसमें जाति विवाह भारतीय समाज में होते हैं। हम देखते हैं कि जब एक जाति का व्यक्ति, जैसे जिस व्यक्ति की जो जाति है वह उस जाति में विवाह करता है, जिस राज्य में व्यक्ति रहता है वह उसी राज्य के अंदर विवाह करना चाहता है, जो व्यक्ति जिस जिले में रहता है वह उसी जिले में विवाह करना चाहता है, दूसरे जिले में विवाह नहीं करना चाहता। आ रहा समझ में? तो इससे फिर क्या होता है, व्यक्ति के मन में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। हालांकि आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अब धीरे धीरे ये भावनाएं अब खत्म हो रही है। अब व्यक्ति एक जिले का है तो वह दूसरे जिले में भी विवाह कर सकता है। अब एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से भी विवाह कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो जातीयता है वह भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, जातिवाद की जो भावना है वह भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। अब व्यक्ति भी क्या है, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों का विकास की ओर ध्यान दे रहा है। अब व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि अगर हमारी जाति इस राज्य में है और दूसरे राज्य में है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब व्यक्ति शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से व्यक्ति की विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं हो पाया है। अभी भी व्यक्ति कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद से ग्रसित होता है। तो आगे देखिए फिर इसमें जातियां संपूर्ण भारत में फैली हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई एक राजपूत जाति है तो सिर्फ राजस्थान में ही होगी। राजपूत जातियां पूरे भारत में फैली हुई है, लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति राजस्थान में रहता है, जो राजस्थान में रहने वाला राजपूत है, वह सिर्फ राजस्थान में शादी करना पसंद करेगा। तो जिससे क्या होगा, फिर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अगर राजस्थान का राजपूत इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तरफ शादी करता है तो उसे फिर दूसरे राज्यों से लगा होगा, तो उसके मन में जो क्षेत्रवाद की भावना है वह धीरे धीरे समाप्त होगी। तो जातियां संपूर्ण भारत में फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद फिर अधिकांश जातियां, ठीक है, तो अधिकांश जातियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, इसके बाद में विवाह संबंध। तो जो विवाह संबंध होते हैं ये भी लगभग पास पास के क्षेत्रों में होते हैं, इसलिए क्षेत्रवाद का विकास होता है या क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं फ्रेंड, जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे सांप्रदायिकता। ठीक है, अब सांप्रदायिकता, तो इसका अर्थ क्या होता है सांप्रदायिकता का, तो देखिए इसमें, तो इसका अर्थ होता है कि अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति में बाधा डालना या बाधा उत्पन्न करना सांप्रदायिकता कहलाती है। ये सांप्रदायिकता का अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है फिर से समझिए। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने एक पंथ में व्यक्ति प्रतिष्ठा रखता है और जो दूसरा पंथ होता है, ठीक है, या दूसरा कोई संप्रदाय होता है, उसके हितों की पूर्ति में बाधा डालता है। आ रहा समझ में? उसका जो संप्रदाय है, जो भी पंथ है, उसका विकास करना चाहेगा, उसमें उसको बहुत अधिक लगाव होगा, निष्ठा होगी, लेकिन जो दूसरे संप्रदाय हैं उनके प्रति वह हीन भावना रखता है, उनके धर्म में, उनके संप्रदाय में बाधा उत्पन्न करता है। तो यह सांप्रदायिकता कहलाती है। और हम देखते हैं कि हमारे भारत में ऐसे कई बार सांप्रदायिकता के मामले पेपर में हम पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल पर देखते हैं। आ रहा समझ में? कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि संप्रदाय के खिलाफ या दूसरे धर्म के खिलाफ भाषण देते हैं, तो वह सांप्रदायिक भाषण कहलाता है। और अगर ऐसा कोई सांप्रदायिक भाषण व्यक्ति देता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग होते हैं जिनको पता नहीं है तो कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सांप्रदायिकता का अर्थ आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सांप्रदायिकता के अर्थ से संबंधित कुछ विद्वानों के मत। तो इसमें W.G. स्मिथ के अनुसार इन्होंने सांप्रदायिकता का अर्थ क्या बताया है, तो इन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता वह है
जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसे पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है या कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये स्मिथ के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है, किसको? सांप्रदायिकता को। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो अगर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं तो आपको लिखना है। और अगर इस व्यक्तिगत रूप से अगर इसका नाम दे रहा है एग्जाम में कि WGS स्मिथ के अनुसार सांप्रदायिकता का अर्थ लिखिए, तो फिर आपको इसी प्रकार से अर्थ लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है सांप्रदायिकता के कारण। तो सांप्रदायिकता के कारण क्या है? तो इसके कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण देखिए ब्रिटिश नीति। ठीक है। अब ब्रिटिश नीति, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या है? तो हमारे भारत में जो विद्यमान वर्तमान सांप्रदायिकता अंग्रेजी शासन की फूट डालो शासन करो की नीति का ही परिणाम है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे भारत में सांप्रदायिकता पाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा 2 धर्मों के बीच के लोगों के बीच टकराव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता रहता है, 2 संप्रदाय के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये अभी कोई नई बात नहीं है, ये हमारे भारत में अंग्रेजी शासनकाल से शुरू हो गई थी सांप्रदायिकता। अंग्रेजों ने हमारे भारत में फूट डालो शासन करो की नीति शुरू की थी, तो वह तब से लेकर आज तक हमारे भारत में इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा था, क्या लिखा था इन्होंने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मूलतः और अनिवार्य रूप से ब्रिटिश नीति यही रही है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर न चले और आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। आ रहा समझ में? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अंग्रेजों के बारे में। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह वाक्य इसलिए दिया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का काम करते हैं। और अंग्रेजों को मालूम था कि अगर हम हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट नहीं डालेंगे तो वे यहाँ पर शासन नहीं कर सकते। अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति शुरू की थी। तो तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच जो लोगों के बीच में मनमुटाव बना रहता है, तो उस समय से ही मनमुटाव बना हुआ है। ठीक है। इस कारण से सांप्रदायिकता की घटनाएं हमारे भारत में घटित होती रहती हैं। फिर अंत में देश छोड़ते समय भी अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर देश को 2 भागों में बांटकर चले गए। आ रहा समझ में? तो तब से लेकर आज तक हम देखते हैं यह सांप्रदायिकता खत्म नहीं हो पाई है। इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला कारण है सांप्रदायिक संगठन। तो भारत में अंग्रेजी शासनकाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आदि सांप्रदायिक संगठनों ने मुसलमानों और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को निरंतर उत्तेजित किया है। आ रहा समझ में? जब धर्म के आधार पर अगर संगठन बन जाते हैं तो फिर उसमें 2 धर्म के लोगों के बीच में मनमुटाव स्वाभाविक है। आ रहा समझ में? आधुनिक समय में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों में ऐसे संगठनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है और ये संगठन धर्म की दुहाई देकर भारत में सांप्रदायिकता की भावना को विकसित करते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला कारण देखिए सांप्रदायिकता का, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता। तो सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता, इसका अर्थ होता है कि भारत में सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख कारण विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता है। हम देखते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और विभिन्न संप्रदाय के लोगों की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। जितने भी भारत में समाज रहते हैं, हर समाज की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, हर समाज के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे भारत में हिंदुओं की अलग संस्कृति है, मुसलमानों के अलग रीति रिवाज हैं, इसके बाद फिर ईसाइयों के अलग रीति रिवाज हैं, सिखों की प्रथाएं अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, वेशभूषा अलग है,
फिर सभी धर्मों की अलग अलग धार्मिक पूजा की पद्धति अलग अलग होती है। हिंदुओं में अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, मुसलमानों में अलग तरीके से किया जाता है, ईसाइयों में अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, सिखों में अलग तरीके से करते हैं। इन सभी धर्म या सभी संप्रदायों के बीच में अलग अलग पूजा की पद्धति होती है, त्यौहार अलग अलग होते हैं। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में हिंदू और मुसलमानों के खान पान अलग होते हैं, रहन सहन के तरीके अलग होते हैं। इसके बाद में विवाह पद्धतियाँ इनकी अलग अलग होती हैं, तलाक के तरीके अलग होते हैं, पूजा की पद्धति अलग होती है, सामाजिक विधानों में पर्याप्त भिन्नता होती है। इसके कारण फिर क्या होता है, विरोधाभास की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अगला आता है राजनीतिक स्वार्थ। तो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति भी सांप्रदायिकता की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। आ रहा समझ में। जितने भी नेता लोग होते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दल सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने का कार्य करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं। आ रहा समझ में। इसमें फिर लोकसभा, विधानसभा अथवा अन्य चुनावों के समय प्रत्याशियों का चयन करने में उस क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक समूहों की जनसंख्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है और विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक संघर्ष करवाते हैं। जनता आपस में लड़ती है, नेता जीत जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है। इसके बाद फिर कई बार नेताओं के द्वारा ऐसे भाषण दिए जाते हैं जिससे दो धर्मों के बीच टकराव हो जाता है। ठीक है। अब जब नेता इस प्रकार के सांप्रदायिक भाषण देता है तो उसको जब बाद में पता चलता है कि मैंने भाषण गलत दे दिया है तो फिर उससे माफ़ी मांगना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए परंपरागत शत्रुता। अब परंपरागत शत्रुता का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो देखिए इसमें कि हिंदू और मुस्लिम शत्रुता का इतिहास अत्यंत पुराना है, बहुत पुराना है, ये कोई अभी की नई बात नहीं है। तो जब मुस्लिम भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे तब से भारत भूमि पर सांप्रदायिकता की भावना का विकास हुआ था। जब ये मुस्लिम लोग या जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे जब हमारे भारत में आते हैं तो ये उनके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे और जो हिंदू लोग थे उनको मुसलमान बना रहे थे। इसके बाद में हिंदुओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ा जा रहा था, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया गया, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया। ठीक है। इसके बाद फिर जो हिंदू स्त्रियां होती थी उनसे ये मुस्लिम शासक विवाह करते थे। अगर स्त्री उनसे इच्छा से अगर शादी नहीं करती थी, ज़बरदस्ती शादी करते थे, विवाह करते थे, उसका अपहरण कर लेते थे। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी उस समय। तो तब से लेकर आज तक ये शत्रुता बनी हुई है। आज भी हम देखते हैं कि हिंदुओं में और मुसलमानों में उतनी मित्रता नहीं है जो अन्य धर्मों के साथ होती है। आज भी इनमें हिंदुओं और मुसलमानों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे हिंदू सारे मुसलमान बिल्कुल अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हिंदू मुसलमान हैं जो साथ साथ रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदू और मुसलमान जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए धार्मिक असहिष्णुता। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है असहिष्णुता, तो असहिष्णुता का अर्थ होता है सहन न होना। हरा समझ में। तो जब सहन नहीं होता है तो उसे कहते हैं असहिष्णुता। तो धार्मिक असहिष्णुता भी सांप्रदायिकता का कारण रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो आधुनिक समय में विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक असहिष्णुता की भावना के कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। और सभी धर्मों में तो सभी धर्मों के उद्देश्य एवं शिक्षाएं समान होती हैं तथा सभी धर्म मानव कल्याण की बात करते हैं। कोई सा भी धर्म है वह आपस में भेदभाव करना नहीं सिखाता। हमारा समझ में, ये आपको याद रखना फ्रेंड कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सब जितने भी धर्म हैं, धर्म तो सब अच्छे हैं, धर्म कोई सा खराब नहीं है। किसी भी धार्मिक शिक्षा में ये नहीं लिखा है या धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत ये बातें हमको सुनने को पढ़ने को नहीं मिलती है कि आपस में लड़ाई झगड़े करो, मारपीट करो, खून खराबा करो। ऐसा कोई सा भी धर्म नहीं सिखाता है।
आ रहा समझ में? जैसे हिंदुओं की गीता में, ईसाइयों की बाइबल में, मुस्लिमों की कुरान में, सब में लिखा हुआ है शांतिपूर्ण व्यवस्था में विश्वास रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, भाईचारे को बढ़ावा देना, ये सभी धर्मों में लिखा है। लेकिन क्या होता है कि जो विभिन्न धर्मों से संबंधित जो नेता होते हैं, जो लोग होते हैं, ये ऐसे प्रचार करते हैं कि जिससे दो धर्मों के बीच टकराव होता है, दो धर्मों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, घृणा का भाव उत्पन्न होता है, एक धर्म के व्यक्ति के मन में दूसरे धर्म के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रचारक होते हैं, तो इन प्रचारकों की बात में हमें नहीं आना चाहिए, जो वास्तविकता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आता है कानून की असमानता। अब कानून की असमानता, इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड? तो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए समान कानूनों का अभाव है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। अब भारत में जो लोग निवास करते हैं, तो अलग अलग धर्म के जितने भी लोग हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अब इसी आधार पर हमारा देखते हैं भारत में हम कि भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के सामाजिक कानून में भी भिन्नता पाई जाती है। जो मुसलमान लोग होते हैं, तो मुसलमानों को विवाह और तलाक के संबंध में इस्लामी कानून के अनुसार सुविधाएं प्राप्त हैं। एक मुसलमान युवक को 4 विवाह करने का अधिकार होता है, हिंदू 1 विवाह कर सकता है, तथा ऐसे ही विवाह विच्छेद के तरीके भी अलग अलग होते हैं। मुसलमानों में देखते हैं कि 3 तलाक 3 बार तलाक बोल दिया तलाक हो जाता है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा तलाक नहीं होता है। हिंदुओं में तलाक के तरीके अलग होते हैं। हालांकि अभी वर्तमान सरकार ने 3 तलाक अधिनियम बनाया है, जिसमें ऐसे सीधे कभी भी कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति तलाक नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा 3 बार तलाक बोलकर तलाक देता है, तो उसे इस 3 तलाक कानून अधिनियम के तहत उसे सजा दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम देखते हैं कि जो अलग अलग कानून बने हैं, इससे भी हमारे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने आपको बताया है सांप्रदायिकता के कारण। अब देखिए इसमें सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो सांप्रदायिकता के कुछ दुष्परिणाम होते हैं। तो पहला देखिए इसमें आर्थिक औद्योगिक विकास में बाधा। तो जब आपस में लोग लड़ेंगे तो विकास कैसे होगा? आ रहा समझ में? जब 2 धर्म के लोग आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, मारपीट करेंगे, खून खराबा करेंगे, तो इसमें आर्थिक रूप से नुकसान होता है, रुपए पैसों की बर्बादी होती है। इसके बाद फिर जो उद्योग क्षेत्र होते हैं, उनका विकास भी बाधित होता है। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता होती है। आ रहा समझ में? जब सांप्रदायिकता बढ़ती है तो इसमें जो राजनीति होती है वह भी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाती है, राजनीति में अस्थिरता बनी रहती है, सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है। इसके बाद फिर अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जब हमारे भारत के लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर शांति व्यवस्था कैसे बननी जा सकती है? तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में सर्वप्रथम तो देश के लोगों का ही सहयोग आवश्यक होता है। अब देश के लोग ही अगर आपस में सहयोग नहीं करेंगे, देश के लोग ही आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, तो फिर शांति में बाधा उत्पन्न होती है। आ रहा समझ में? तो राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा होता है। राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। अगर आपस में लोग लड़ाई झगड़े करेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखेंगे, तो इसमें क्या होता है? देश की एकता खत्म होती है। देश को मजबूत बनाए रखने के लिए एकता की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है पारस्परिक द्वेष। तो आपस में जितने भी धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है घृणा, धन एवं प्राण, इनकी हानि होती है। जब हम घृणा करते हैं तो इससे धन की भी हानि होती है और जन की भी हानि होती है। तो जन धन की हानि कैसे होती है सांप्रदायिकता से? तो कई बार लोग लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग लड़ाई झगड़े में मर जाते हैं। तो जन और धन दोनों की हानि इसमें होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। सांप्रदायिकता को दूर कैसे किया जाए? तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं। तो पहला सुझाव यह है कि सांप्रदायिक संगठनों एवं दलों पर वैधानिक प्रतिबंध लगाए जाए।
जितने भी सांप्रदायिक संगठन हैं लोगों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न करते हैं, ऐसे सांप्रदायिक संगठनों पर कठोर कानून बनाकर उनको बैन कर देना चाहिए, उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। दूसरा है कि अल्पसंख्यकों को समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। हमारे भारत में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है पर्वों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोगों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो सभी धर्म के लोगों को सब धर्म के सम्मान करना चाहिए। अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो उसे मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के जितने भी त्यौहार हैं, ईसाई धर्म के जितने भी त्यौहार हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है और ईसाई धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग हिंदू धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं धर्म के, सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म के त्योहारों का, उत्सवों का, पर्वों का सम्मान करना चाहिए, जिससे हमारे भारत में बंधुता को बढ़ावा मिलेगा, एकता बढ़ेगी। ठीक है, और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला है एक समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए सरकार को। ठीक है, जो अभी तक हमारे भारत में संभव नहीं हो पाया है। इसके बाद फिर धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर रोक लगानी चाहिए। तो धार्मिक आधार पर अगर कोई संस्थाएं स्थापित की जाती हैं जहां पर धर्म के खिलाफ अगर कोई शिक्षा दी जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद फिर सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कुछ ऐसे पुस्तकें होती हैं जिसमें सांप्रदायिक बातें लिखी जाती हैं, तो अगर इस प्रकार की कोई किताब है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और इस प्रकार की किताबों को लिखने वाले व्यक्ति, जो लेखक होता है, जो सांप्रदायिक लेख लिखता है, जो सांप्रदायिक किताबें लिखते हैं, ऐसे लेखक को सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला आता है जातिवाद। ठीक है, अब जातिवाद का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसमें जातिवाद का अर्थ तो वह भावना जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान के बारे में सोचता जाता है, जाति एकता और जाति के सामाजिक स्थिति को दृढ़ बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे हम जातिवाद कहते हैं। सरल शब्दों में इसे कैसे याद रखेंगे कि अपनी ही जाति को श्रेष्ठ मानना और अपनी जाति के हित में कार्य करना, उसे हम जातिवाद कहते हैं। आ रहा समझ में? तो आपने देखा होगा कि कई बार हर व्यक्ति अपने अपनी जाति का भला चाहता है, हर व्यक्ति अपने जाति के लोगों का कल्याण करना चाहता है, दूसरी जाति के लोगों के बारे में कोई भलाई का कार्य नहीं सोचता है। तो जब व्यक्ति अपनी जाति को बढ़ावा देता है, अपनी जाति के लोगों को विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी जाति के प्रति व्यक्ति निष्ठावान होता है, तो उसे हम जातिवाद कहते हैं। इसी के आधार पर काका कालेलकर ने जातिवाद के बारे में कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि जातिवाद एक अंधी तथा उच्च सत्ता प्राप्त वफादारी है जो कि स्वस्थ न्याय के सामाजिक स्तर, समानता, व्यापक भाईचारे को तिलांजलि दे देती है। आ रहा समझ में? तो जब जातिवाद को अगर बढ़ावा मिलेगा तो हमारे भारत में कई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, अभी तो आपको हम सिर्फ अर्थ बता रहे हैं। तो काका कालेलकर ने कहा कि जातिवाद क्या है, तो इन्होंने कहा कि एक अंधी वफादारी है ये। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या होता है, तो जब अंधी वफादारी होगी, आप बिना सोचे समझे अपने जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जाति क्या है? जाति तो इंसान ने बनाई है, कोई भगवान ने जाति नहीं बनाई है। ठीक है, भगवान ने सिर्फ मनुष्य को बनाया है। आ रहा समझ में? भगवान नहीं कहते हैं कि आप जाति जाति में भेदभाव करो, सब इंसान है, सब मनुष्य है। ठीक है, सबके अंदर खून एक ही है, ब्लड ग्रुप सबके लगभग ठीक है सेम ही होते हैं। तो ये जो जाति बनाई है, जाति तो इंसान ने बनाई, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई है। तो जब ऐसे अपने जाति के प्रति लगाव रखेगा व्यक्ति, ठीक है, अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहा है, अब भले ही उसकी जाति के लोग ठीक ना हो, अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी अपनी जाति के लोगों को ही बढ़ावा देगा व्यक्ति, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जातिवाद। तो इसीलिए काका कालेलकर ने कहा है कि जातिवाद एक अंधी वफादारी है
जो कि स्वस्थ न्याय के सामाजिक स्तर, समानता तथा भाईचारे को तिलांजलि दे देती है। तारा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आता है जातिवाद के विकास के कारण। जातिवाद को बढ़ावा क्यों मिलता है, इसके कुछ कारण हैं। तो पहला कारण देखिए इसमें अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता। तो भारतीय समाज गांव का समाज है। आ रहा समझ में। हमारे भारत में आज भी हम देखते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है। तो भारतीय समाज गांव का समाज है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है। अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी हमारे भारत में साक्षरता 100% नहीं हुई है, और जो लोग पढ़े हुए भी हैं अगर थोड़े बहुत, तो ये लोग भी अपनी जाति को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा की कमी, रूढ़िवादिता के कारण जातिवाद की जड़ें मजबूत हो रही है। आज वर्तमान युग में भी, ठीक है, तो वर्तमान युग में भी जबकि शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, अनेक जातियों में फिर भी रूढ़िवादिता व अपनी पुरानी परंपराओं का ही अनुसरण किया जाता है, जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों में जो विवाह पद्धति है, वही पद्धति के अनुसार आज भी विवाह किया जाता है। भले ही कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह अपनी जाति के रीति रिवाज, अपनी परंपरा के अनुसार ही विवाह करता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है शहरीकरण। अब शहरीकरण, इससे जातिवाद को कैसे बढ़ावा मिलता है? तो भारत जैसे विशाल देश में जहां गांव में 70% जनसंख्या निवास करती है, धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर शहर में बसना चालू कर देते हैं, जिससे शहरों में अनेक प्रकार की जातियों के लोग बस रहे हैं। अनेक जातियों के लोग उस शहर में इकट्ठे हो रहे हैं, और ये लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस शहर में बस जाते हैं, तो यही लोगों के द्वारा फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अपने अपनी जातियों की समस्या के समाधान के लिए संगठन बना लिए जाते हैं। और जब ये जाति आधारित संगठन बनते हैं तो ये सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं, और इन संगठनों के अपनी जाति के सदस्यों की सुविधाओं के लिए जातिवाद को प्रोत्साहित करते हैं। जिस जाति का संगठन है वह उसी जाति का उत्थान चाहता है, उसी जाति के विकास के लिए कार्य करता है, उसी जाति के समस्या के समाधान के लिए कार्य करते हैं। दूसरी जाति के समस्या के समाधान के लिए ये जाति संगठन कार्य नहीं करते हैं, जिससे हमारे भारत में ये जातिवाद की समस्या बढ़ रही है। इसके बाद फिर अगला कारण है कि वैवाहिक व खान पान संबंधी प्रतिबंध। भारत में अनेक जातियों और उपजातियों की अलग अलग वैवाहिक व खान पान संबंधी परंपराएं पाई जाती है। शादी विवाह की दृष्टि से उनमें एक समूह का निर्माण होता है, और एक जाति दूसरी जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो जातियां हैं, दूसरी जाति में विवाह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस जाति का है तो वह उसी जाति में विवाह करेगा। आ रहा समझ में? यहाँ पर अब मानव को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ पर जाति को महत्व दिया जाता है। जाति में भले ही कैसे भी लोग हैं, वह अपने ही जाति में विवाह करेगा, और दूसरी जाति के लोग भले ही कितने अच्छे हो उसमें विवाह नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? तो इससे हमारे भारत में जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में हमारे भारत में जातियाँ होती हैं, तो जातियों में भी खान पान में प्रतिबंध होता है। एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ खाना नहीं खाता है आज भी। ठीक है, इससे क्या होता है? फिर जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला कारण है कि यातायात व संचार के साधनों में वृद्धि। आवागमन तथा पत्र पत्रिकाओं, अखबारों आदि के अधिक विकास ने जातिवाद को प्रोत्साहन दिया है, और इन्हीं के माध्यम से दूर स्थित जातियां अपने संबंधों में घनिष्ठता ला रही हैं। और यातायात साधनों के विकसित हो जाने के कारण संपर्क सरलता से बढ़ता जा रहा है, या संपर्क सरलता से बना लेते हैं। अतः यातायात व संचार के साधनों से भी जातिवाद की भावना को बढ़ाने में सहायता मिलती है। एक जाति का व्यक्ति दूसरे, वो जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो जाति है वह अपनी ही जाति के व्यक्ति से मोबाइल से तुरंत कांटेक्ट कर लेता है, बातें कर लेता है। इसके बाद में संचार के साधन के बाद में यातायात के साधन है।
तो एक जाति का व्यक्ति है, अगर उसी जाति का व्यक्ति कहीं दूर रह रहा है तो वह ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से उस जाति के व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो फिर जातीय संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी जातिवाद बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, जातिवाद की समस्या के समाधान के उपाय। जातिवाद को कैसे समाप्त किया जाए, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं। तो पहला उपाय है कि ऐसे शिक्षण व्यवस्था की रूपरेखा बनाई जानी चाहिए कि बच्चों में जातिवाद की भावना न आ पाए। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि जातिवाद को सामाजिक विधान बनाकर दूर करना चाहिए। आ रहा समझ में? ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे जातिवाद को समाप्त किया जा सके। फिर अगला है, जाति शब्द का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। इसके बाद में वैवाहिक मामलों में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह का मतलब क्या है, तो एक जाति को छोड़कर दूसरी जाति में विवाह करना चाहिए, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं अंतरजातीय विवाह। इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसके अलावा और उपाय यह है कि जब बच्चे का स्कूल में नाम लिखा जाता है, ठीक है, जब एडमिशन के लिए उसका नाम लिखा जाता है, जब पहली कक्षा में उसका नाम लिखा जाता है, तो वहाँ पर जातीय सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आ रहा समझ में? जैसे दक्षिण भारत में हम देखते हैं, तो दक्षिण भारत में जाति सूचक शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, वे अपने पिता का नाम लिखते हैं नाम के आगे। तो इस प्रकार का नियम को चालू करना चाहिए। तो जाति न लिखते हुए पिता का नाम लिखें तो उससे व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कौन सी जाति है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर जो वाहन होते हैं उन पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में फिर जैसे कोई व्यवसाय करता है, कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोलता है, तो उसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये उपाय हैं जिससे भारत में जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें अगला आता है मादक पदार्थ। ठीक है फ्रेंड, तो मादक पदार्थ क्या है, तो देखिए इसमें इसका अर्थ। तो आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही होगी, इसमें कुछ टैबलेट्स दिख रही है आपको और ऐसे कुछ नशे के साधन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मादक पदार्थ क्या है, तो इसका अर्थ समझिए कि ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाता है, रक्त संचार तेज हो जाता है और उत्तेजना से क्षणिक या क्षण भर के लिए आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम मादक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और मादक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो जैसे शराब है, सिगरेट है, गांजा है, भांग है, चरस, कोकीन, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, ये इस प्रकार के मादक पदार्थ हैं जिससे व्यक्ति को नशा चढ़ता है। तो कुछ समय तक उसको मजा आता है, लेकिन जब ये नशा उतर जाता है तो उसको कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे फिर उस व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगता है और कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब इसमें देखिए मादक पदार्थों के सेवन के कारण क्या हैं। तो मादक पदार्थों के सेवन के कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण यह है कि शराब पार्टियों के बढ़ते चलन और मीडिया द्वारा इनका प्रदर्शन। नारा समझ में? हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इन मादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, ये नशे बहुत ज़्यादा कर रही है। तो ये क्यों कर रहे हैं? जैसे शराब पार्टी होती है, अब शराब पार्टी में व्यक्ति जाता है, देखता है तो शराब पीना सीख जाता है। मीडिया के द्वारा इनका प्रदर्शन किया जाता है, तो इसलिए भी इसका सेवन बढ़ रहा है मादक पदार्थों का। इसके बाद फिर जो मय खाने होते हैं, तो मय खानों में नृत्य किया जाता है, बार रूम होते हैं, तो वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के नशे किए जाते हैं, शराब पी जाती है। हमारा समझ में? बहुत सारे लोग यहाँ पर डांस करते करते शराब पीते हैं, जिससे मादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। इसके बाद पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ा रहा है। जो विदेशों में होता था वैसा आज भारत में होने लगा है। पहले हमारे भारत में शराब नहीं पीते थे अंग्रेजों के आने से पहले, लेकिन जब अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए तो उन्होंने शराब पीना शुरू किया। अब धीरे धीरे हमारे भारत के सभी लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। आज हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं, नशा करते हैं। आ रहा समझ में? तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारा जो युवा वर्ग है वह गलत दिशा में जा रहा है, इसको बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बचाव के सुझाव क्या है ये हम आपको आगे बता रहे हैं। अगला देखिए इसमें कि फिल्मों में देखकर उनकी नकल करके युवा वर्ग आज
शराब, सिगरेट, इनका उपयोग अधिक कर रहा है। ज़्यादा व्यक्ति के अंदर जो गलत आदतें प्रवेश करती है ये फिल्मों को देखकर ही प्रवेश करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्मों में कुछ अच्छी सलाह भी होती है, लेकिन व्यक्ति की एक फितरत होती है कि वह गलत आदतों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और जो अच्छी आदतें होती हैं उसको व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद फिर होटलों की पार्टियों, डिस्को बार आदि में लड़के और लड़कियां दोनों डांस करते हैं, दोनों नाचते हैं और शराब पीते हैं। इससे भी इसका सेवन बढ़ रहा है। उच्च वर्ग के समकक्ष दिखने, उनके संपर्क में आने और व्यावसायिक पार्टियों के आयोजन में अब मादक पदार्थों का उपयोग अधिक हो रहा है। और अब ये नशा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये एक आम बात हो चुकी है, एक फैशन हो गया है आज की युवा पीढ़ी में, जो कि बहुत गलत आदत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, और इसमें कि नशे के बाद की पीड़ादायक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भी व्यक्ति बार बार नशा करता है। जैसे व्यक्ति ने नशा किया, अब जैसे नशा उतरेगा तो फिर उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उसको कुछ कष्ट होने लगते हैं, तो फिर क्या करता है वो डबल से उसका नशा करता है, जिसके कारण फिर उसे धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और वह फिर बिना नशे किए रह नहीं पाता है। इसके बाद फिर अगला है कि नशा लगातार लेने रहने पर या लगातार लेते रहने पर स्थिति अधिक खराब हो जाती है या विकट हो जाती है। इसके बाद फिर अगला कारण है कि मानसिक परेशानी दूर करने के लिए भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है। आज जीवन में इतनी उलझनें हैं कि व्यक्ति उनसे छुटकारा पाने के लिए शराब पीता है या अन्य कोई दूसरा नशा करता है। इसके बाद फिर अगला है कि दोस्तों के आग्रह या गलत संगति होती है या गलत संगत होती है, तो इस पर भी व्यक्ति का मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। तो अगर व्यक्ति की संगति गलत है तो उसके कारण भी व्यक्ति नशा करना सीख जाता है, शराब पीना सीख जाता है, सिगरेट पीना सीख जाता है, गांजा पीना सीख जाता है। इसके बाद फिर लोगों की नशा उत्पादक पदार्थों तक आसान पहुंच होने लगी है। आज हम देखते हैं कि जो नशीले पदार्थ हैं कहीं पर भी व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। शराब की दुकान देखिए आप, शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में आपको हर जगह मिलेगी। इसके कारण भी यह समस्या बढ़ रही है। इसके बाद फिर राज्य सरकार को आबकारी शुल्क के रूप में इससे बड़ी राशि प्राप्त होती है। सरकार भी इसे बंद नहीं करना चाहती। नागरिकों में फिर जागरूकता जगाने के प्रभावशाली उपायों की भी कमी है। नागरिकों को, लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे व्यक्ति नशा छोड़ दे। इसके बाद फिर शराब या सिगरेट पीना हानिकारक होता है। ये सिगरेट के उस पर पैकेट पर लिखा होता है, ठीक है, सिगरेट के पैकेट पर, शराब की बोतल पर लिखा रहता है कि शराब पीना हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग इसे पीते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें लिखने मात्र से कुछ नहीं होगा। सरकार को इसके लिए कठोर नियम बनाने होंगे, इसके लिए कठोर कानून बनाने होंगे, उन्हें लागू करना होगा, तब जाकर ये समस्याएं खत्म होगी, अन्यथा खत्म नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, जो मादक पदार्थ होते हैं इनके सेवन के प्रभाव क्या होते हैं। तो पहला प्रभाव यह होता है कि परिवार पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। समाज में, परिवार में व्यक्ति अपमानित होता है। इसके बाद फिर अगला है कि इन पदार्थों के सेवन से दुर्घटनाएं, झगड़े, व्यभिचार, चोरी आदि जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। इसके बाद फिर अगला है कि समाज और देश में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है और कानून व्यवस्था इससे बिगड़ती है। इसके बाद फिर अगला है कि मादक पदार्थों की तस्करी का धंधा बढ़ जाता है। इसके बाद फिर अगला है इससे शासन को मुश्किल होती है, शासन व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सरकार को परेशानी होती है। इसके बाद फिर अगला आता है देश को जनसंख्या लाभांश का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके बाद फिर अगला आता है अधिकांश अपराध जैसे बलात्कार, हत्या, ये आदि नशे के कारण ही होते हैं। इसके बाद फिर देश के बच्चे व युवा की दिशा भटक रही है। आज हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, वह अपनी दिशा से भटक चुके हैं। उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस शराब के कारण
ये और जो नशीले पदार्थ हैं इनके कारण। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो मादक पदार्थ होते हैं, तो मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है और कई रोग उसे घेर लेते हैं और कई बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। फिर इसके बाद में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता घटने लगती है या घट जाती है। इसके बाद फिर जब व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है तो कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। इसके बाद फिर जब व्यक्ति ज़्यादा नशा करेगा और नशे में ज़्यादा पैसा खराब करेगा तो फिर आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है, परिवार का खर्च वह नहीं उठा पाता है। इसके बाद फिर घरेलू झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, पारिवारिक कलह बढ़ने लगता है। इसके बाद फिर बच्चों का विकास भी इससे बाधित होता है, क्योंकि जो जैसा कार्य घर में बड़े लोग करते हैं वैसा कार्य फिर आगे चलकर बच्चे भी करते हैं। इसके बाद फिर सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फिर नशेड़ी लोगों को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और एक व्यक्ति के पीछे उसका पूरा परिवार सहन करता है। ठीक है, एक परिवार में अगर व्यक्ति शराब का नशा करता है, सिगरेट पीता है या और अन्य कोई दूसरा नशा करता है तो उसके एक के कारण उसका पूरा परिणाम बदनाम होता है, पूरा परिवार उसका बदनाम हो जाता है। ठीक है, और इसके परिणाम में फिर गलत होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखिए मादक पदार्थों के सेवन पर रोक के उपाय। तो कैसे उपाय हैं? तो पहला उपाय देखिए कि सरकार को इन पदार्थों की तस्करी रोकना चाहिए, सबसे पहला उपाय। दूसरा है कि जो अपराधी होते हैं तो अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर इन पदार्थों के बुरे प्रभाव से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए और समाज में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियों को प्राथमिक शिक्षा में जोड़ा जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि मादक पदार्थों के सेवन से क्या होता है। इसके बाद फिर भावी पीढ़ी को सेवन से बचाया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ उपाय हैं मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर का पूछा जा सकता है और इसके बाद में 11 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मादक पदार्थ किसे कहते हैं तो हमने आपको जो बताया था उस प्रकार से आपको लिखना होगा। अगर 5 अंक में आपसे पूछा जा रहा है कि मादक पदार्थ के सेवन के कारण क्या है तो कारण लिखना है। फिर अगर पूछ रहा है कि कारण और प्रभाव और इसके बाद में उसके सुझाव क्या है तो ये 11 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर आपको ये तीनों बातें उसमें लिखनी होगी। लेकिन शब्द सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना फ्रेंड, शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट हम वीडियो लेकर जब आएंगे तो उसमें आपको इकाई 3 हम पढ़ाएंगे। आपकी यहाँ पर इकाई 2 समाप्त हो जाती है। तो शीघ्र ही हम आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।